अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन लेक्चर नंबर 38 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा न्यू टॉपिक से कनेक्टेड है। इस टॉपिक का नेम है हुक जीव्स पैटर्न सर्च मेथड। ये जो मेथड आज हम करेंगे ये मल्टीपल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की टेक्निक को सोल्व करने का वे होगा और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को डील करता है। और इसका जस्ट एग्ज़ाम में एल्गोरिदम पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि एल्गोरिदम को किस अंदाज में ये अपने प्रोसीजर को टैकल करता है। तो क्वेश्चन कुछ इस अंदाज में पेपर में पूछा जा सकता है। स्टेट द एल्गोरिदम ऑफ हुक जीव्स पैटर्न सर्च मेथड। तो इसको स्टार्ट करते हैं आर डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ अ न्यूमेरिकली मेथड एंड इट इज़ आल्सो डील फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम एज मल्टी वेरिएबल फॉर्मेशन। कहता है कि ये हमारे पास एक न्यूमेरिकली सोल्यूशन को फाइंड करने का एक वे है। हुक जीव्स सर्च मेथड जो है इसको सोल्व करने को हम न्यूमेरिकली अजम्पशनली प्रूव कर रहे होते हैं और ये ओनली ऑन फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए अपनी अजम्पशन को कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि मल्टी वेरिएबल फॉर्मेशन में एग्जिस्ट होगा। फर्दर क्या है, अगर हम इसको हुक जीव्स पैटर्न सर्च मेथड को कह लें कि मल्टी वेरिएबल फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं न्यूमेरिकली फॉर्मेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को डील कर रहे हों, तो उसके कुछ सोल्व करने के कह लें कि वे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अजम्पशनली मूव कर रहा होता है। कह लें कि जब हमने इसको हुक जीव्स पैटर्न सर्च मेथड को अप्लाई करवाना होगा तो उसके 2 मूवमेंट होती हैं, ठीक है। उस 2 मूवमेंट के ऊपर कह लें कंडक्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी मूवमेंट को फॉरवर्डली प्रोसीड करवा सकता है और अपनी कंट्रोलिंग कन्वर्जेंस उस पैटर्न के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। हेयर वी डिस्कस्ड इट्स 2 मूवमेंट्स एज फॉलोइंग बिलो। वो 2 मूवमेंट्स किस तरह की होंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोरेटरी मूव एंड सेकेंडली पैटर्न सर्च मूव। यानी कि उसकी जो मूवमेंट होगी वो इस अंदाज में होगी कि या तो वो एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट करेगा या फिर पैटर्न सर्च मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो कह लें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सप्लोरेटरी सिस्टम में मूव कर रहे होते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट से क्या होगा कि उसमें आपके पास जो कंट्रोलिंग कन्वर्जेंस एक स्टेप साइज पैरामीटर यूज़ होगा डेल, वो उस डेल पॉजिटिव डायरेक्शन में फॉरवर्डली मूव करेगा और डेल नेगेटिव के लिहाज से बैकवर्ड साइड पे मूव करेगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस में हमने जो मूवमेंट करनी होगी वो कह लें कि पॉजिटिव डेल्टा के लिहाज से हम करेंगे। अगर पॉजिटिव डेल्टा के लिहाज से मूवमेंट हो रही है तो वो फॉरवर्डली मूव करना है, अदरवाइज अगर आप नेगेटिव डेल्टा के लिहाज से मूवमेंट करवा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये मूवमेंट हम इसको एल्गोरिथम में अंडरस्टैंड करेंगे। और पैटर्न सर्च में ये होगा कि जो हमारे पास एक्सप्लोरेशंस बनी होंगी जहाँ से वो हमारे पास पॉइंट्स इंडिकेट हुए होंगे उनको ना ज्वाइन करने के लिए आप पैटर्न ड्रॉ कर रहे होते हैं, वो पैटर्न सर्च होगा और इसका बाकायदा एक फॉर्मूला होगा, वो हम सीन करेंगे इस एल्गोरिथम के अंदर। तो चलते हैं आर डियर स्टूडेंट्स इसके एल्गोरिथम की तरफ। तो इनिशियली क्या होगा, ये अजम्पशनली पॉइंट्स मैंने ये एरोस यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला स्टेप क्या है, ठीक है। मैंने एरोस की फॉर्म में आपको अंडरस्टैंड करवाया हुआ है, यहाँ पर आप अपने पॉइंट्स के नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो इनिशियली जो आगाज़ में आपको स्टार्ट में पॉइंट्स जो इंडिकेट होंगे, जो गिवन होंगे, वो क्या है, इनिशियल पॉइंट एक्स आइट्रेशन 0 फॉर्म, यानी कि ये जो इसकी आइट्रेशन आगाज़ में आप ले रहे होते हैं वो एक्स नॉट इनिशियल गैस होता है या इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन होता है, वो आपको गिवन होगा। और स्टेप साइज़ है वो भी आपको गिवन है। और स्टेप साइज़ मैंने एक कह लें कि आपको टॉपिक करवाया था स्वान्स मेथड, उसमें एच यूज़ किया था। आप कंट्रोलिंग कन्वर्जेंस जो स्टेप साइज़ पैरामीटर है उसे आप डेल भी कह सकते हो और एच स्टेप साइज़ भी कह सकते हैं। सिंबल्स का कोई इशू नहीं होता, तो यहाँ पर डेल एज ए स्टेप साइज पैरामीटर यूज़ हुआ है, ठीक है। एंड स्टॉपिंग कंडीशन यानी कि टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए जो टॉलरेंस यूज़ करेंगे वो होगी एप्सिलॉन आर गिवन इन स्टेटमेंट, यानी कि ये जो आपके पास 3 पॉइंट्स इंडिकेट होंगे, एक तो इनिशियल पॉइंट आपको गिवन होगा और स्टेप साइज पैरामीटर भी गिवन होगा और इसके अलावा स्टॉपिंग कंडीशन जो कि एप्सिलॉन वो भी गिवन होगा, ठीक है।
फर्दर क्या होगा कि जो इसका एक्स वेक्टर है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर वो कुछ इस अंदाज में होगा कि x1, x2, अप टू सो ऑन xn, यानी कि उसके जो पॉइंट्स हैं nth फॉर्म में वो पॉइंट्स गिवन हो सकते हैं, बट आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है क्वेश्चन की फॉर्मेशन में। अगर 2 वेरिएबल कंटेन कर रहा है तो ये आपके पास मैट्रिक्स बनेगा x1, x2 ट्रांसपोज। अगर 3 पॉइंट्स वेरिएबल के लिहाज से इंडिकेट हो रहे हैं तो x1, x2, x3 का होल ट्रांसपोज होगा, ठीक है। इसी को आप कॉलम मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर दिस क्या होगा, देन वी फाइंड f ऑफ x क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये जो आपके पास x होगा इसको आप फंक्शन वैल्यू में पुट करेंगे, कोई ना कोई इसका रिजल्ट बनेगा, वो आपके पास f ऑफ x बनेगा, ठीक है। तो फर्दर इसकी मूवमेंट ये है, इफ़ 2 वेरिएबल्स कंटेन, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं तो मैंने यही बात आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाई थी कि ये x1, x2 कंटेन करेगा, यही बात मैंने यहाँ पर एज ए अजम्पशनली मूव करवाई हुई है x1, x2। तो हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू जनरेट हो जाएगी x1, x2, ठीक है। ये वाला हमारे पास पॉइंट इंडिकेट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसके ऊपर ट्रांसपोज भी इंडिकेट कर सकते हो, ये जस्ट एज इट इज़ पॉइंट इंडिकेशंस हैं, आप इनके ऊपर ट्रांसपोज लगा लें या ना लगाएं, ये कोई इतना इशू नहीं है। बट आपके पास जब न्यूमेरिकली सोल्यूशन फाइंड करना होगा तब आपने यहाँ पर ट्रांसपोज ज़रूर इंडिकेट करना है, ठीक है। जो एल्गोरिदम होता है उसके अंदर इतना इशू नहीं होता कि आपने बस अपने एजम्पशन को, अपने पॉइंट को इंडिकेट करना होता है बस, ठीक है। अगर न्यूमेरिकली आपके प्रॉब्लम्स हैं, कोई टेक्निक्स सॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने ट्रांसपोज ज़रूर इंडिकेट करना होगा, ठीक है। ये माइंड में आपने बात रखनी है। अब आपने इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू के अंदर इंडिकेट करना है एट इनिशियल पॉइंट x0 आइट्रेशन। ये क्या होगा कि आपका ये वाला जो पॉइंट होगा 0 आइट्रेशन के लिहाज से परफॉर्म हो जाएगा, x0 आइट्रेशन इक्वल होगा x1 0 फॉर्म, x2 0 फॉर्मेशन, ठीक है। हमारे पास ये वाला जो रिजल्ट है ये कुछ इस अंदाज में बन जाएगा। उसके बाद हमने अपनी मूवमेंट में जाना है। मूवमेंट 2 बातों पे डिपेंड करती है, एक है एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट और दूसरा है पैटर्न सर्च मूवमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट की तरफ चलते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट के लिए हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपके पास ये डिपेंडेंट जो पॉइंट होगा, ये कह लें कि जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है वो x0 के लिहाज से, यानी कि ये अगर पॉइंट कुछ फॉरवर्डली अगर मूव करे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1, ठीक है। और जब इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट से इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी तो इसमें स्टेप साइज जो ऐड होगा वो होगा प्लस डेल, यानी कि इसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये प्लस डेल इस x1 की 0 आइट्रेशन में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली जब ये पॉइंट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा x1 की तरफ, यानी कि ये वाला पॉइंट जब इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा तो इसमें स्टेप साइज से जो पैरामीटर होगा वो माइनस डेल ऐड हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा x1 0 आइट्रेशन माइनस डेल, और ये हो जाएगा x1 0 आइट्रेशन प्लस डेल। यानी कि अब आपने इसी बात को कुछ अपने अंदाज में इसको इंडिकेट करना है मैथमेटिकली फॉर्मेशन में। लेट x0 आइट्रेशन इक्वल होगा x1 0 आइट्रेशन, x2 0 आइट्रेशन फॉर्म, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसी के लिहाज से स्टेप साइज मूवमेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज। अब इसी बात से हमने x1 के ऊपर देखें, हमारे पास ये जो x1 0 है 0 आइट्रेशन, इसके लिहाज से मूवमेंट हो रही है, x2 के लिहाज से मूवमेंट नहीं हो रही, x1 के लिहाज से हो रही है। x1 के अकॉर्डिंग जो इसकी मूवमेंट कर रहे हैं, एक तो इस पॉइंट को जब आगे फॉरवर्ड मूव करवाया तो प्लस डेल ऐड हो रहा है, यानी कि x1 के अंदर आप उसके कंट्रोलिंग कन्वर्जेंस पैरामीटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर वो ऐड हो रहा है तो फॉरवर्ड मूव, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो बैकवर्ड मूव, ठीक है। तो इसी बात को हम कुछ अंदाज में बताना चाह रहे हैं, x1 0 आइट्रेशन प्लस डेल x2 0 आइट्रेशन एज इट इज़, जस्ट आपने x1 की मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अब ये प्लस डेल इसमें ऐड हुआ है, इट्स मीन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। उसके बाद x1 0 आइट्रेशन माइनस डेल x2 0 एज इट इज़। अब देखेंगे डेल इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इट्स मीन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये दो हमने मूवमेंट इसकी चेकआउट कर ली। आफ्टर दिस क्या होगा, एंड इट्स फंक्शनल वैल्यूज़ आर,
अब हमने क्या करना है, ये जो आपने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है कंट्रोलिंग कन्वर्जेंस डेल पैरामीटर के लिए, स्टेप साइज पैरामीटर के लिए और इस स्टेप साइज पैरामीटर के लिए, इनके अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिहाज से फंक्शन वैल्यू फाइंड करोगे। ये फॉरवर्ड पॉइंट के लिहाज से फंक्शन वैल्यू है और ये बैकवर्ड के लिहाज से फंक्शन वैल्यू है, यानी कि ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट था इसके ऊपर फंक्शन वैल्यू अप्लाई की और ये सेकंड है इसके ऊपर फंक्शन वैल्यू अप्लाई की। तो इसको कुछ इसकी नेमिंग फॉर्मेशन भी बताना होती है, रिप्रेजेंटेशन डिनोट करेंगे कि ये जो आपके पास रिजल्ट होगा एफ ऑफ x10 आइट्रेशन प्लस डेल कॉमा x20 आइट्रेशन इक्वल होगा एफ पॉजिटिव। ठीक है, ये एफ पॉजिटिव इसलिए जनरेट होगा कि डेल जो कह लें स्टेप साइज पैरामीटर है वो x10 आइट्रेशन के अंदर ऐड हो रहा है, तो ये इसको कंट्रोलिंग कन्वर्जेंस के लिए एफ पॉजिटिव कर लेगा। और एफ ऑफ x10 माइनस डेल कॉमा x20 आइट्रेशन, इसमें डेल नेगेटिव हो रहा है, इसमें एफ के ऊपर नेगेटिव यूज़ हो जाएगा। अब ये नेगेटिव ये शो कर रहा है कि कंट्रोलिंग कन्वर्जेंस जो पैरामीटर स्टेप साइज पैरामीटर डेल है वो x10 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपके पास फंक्शन वैल्यू नेगेटिव है। उसके बाद क्या होगा कि जो आपके पास x10 x20 जिसमें आपने ना डेल को ऐड किया था ना सब्ट्रैक्ट किया था, वो आपके पास फंक्शन वैल्यू है, उसको सिंपली आपने f का नेम दे दिया जो कि न्यूट्रल है। उसके बाद हमने f मिनिमम को सिलेक्ट करना होता है। आफ्टर दिस फंक्शनल वैल्यू एट मिनिमम इक्वल होगा मिनिमम एक सेट जनरेट करना है जो कि इन फंक्शन वैल्यू से बनेगा, यानी कि f कॉमा f नेगेटिव कॉमा f पॉजिटिव, ये एक सेट ड्राइव हो जाएगा। उसके बाद आपने फंक्शन वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है जहाँ पे मिनिमम फंक्शन वैल्यू होगी। आफ्टर दैट वी हैव टू सिलेक्ट मिनिमम फंक्शनल वैल्यू एट, इसमें से यहाँ फाइंड करोगे या फिर इसमें से। ठीक है, यानी कि आपने मिनिमम फंक्शन वैल्यू को जो सिलेक्ट करना होगा वो यहाँ इस पॉइंट में से आपको फंक्शन वैल्यू मिनिमम मिलेगी या फिर वो इस पॉइंट में से फंक्शन वैल्यू मिनिमम मिलेगी। सपोज कर लें कि वो आपके पास फंक्शन वैल्यू मिनिमम इस पॉइंट पे मिल रही है, तो हमने आगे ये सपोज किया हुआ है, सपोज दैट अवर मिनिमम फंक्शन वैल्यू इज एट x10 आइट्रेशन प्लस डेल कॉमा x20 आइट्रेशन। ठीक है, ये वाली बात को मैंने कहा है कि आपने इसको सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ पर आपको मिनिमम फंक्शनल वैल्यू मिल रही है, मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मिल रही है तो आपने इसको कोई पॉइंट का नाम देना होगा, मैंने इसको नेम दे लिया देन P1 इक्वल होगा x10 आइट्रेशन प्लस डेल कॉमा x20 आइट्रेशन मूव्स एज। अब ये जो पॉइंट होगा इसने एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट कुछ करनी होगी। एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट कुछ इस अंदाज में होगी कि आपके पास इनिशियल गैस का जो x0 आइट्रेशन था वो यहाँ पे एक पॉइंट आपने स्टड कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इसका पॉइंट आपने मूव करवाना है P1 की जानब, ये हमारा पॉइंट P1 है। ठीक है, ये मूवमेंट किस अंदाज में होगी, ये देखें P1 के अंदर x10 आइट्रेशन में डेल क्या कर रहा है, डेल ऐड हो रहा है। इट्स मीन x0 आइट्रेशन के अंदर ये पॉइंट जो टॉलरेंस के लिहाज से अपनी मूवमेंट करेगा स्टेप साइज पैरामीटर को फॉरवर्ड मूव करवाएगा, ये फॉरवर्ड इस तरीके से ये P1 बना देगा। ठीक है, इस P1 तक। अब आफ्टर दिस क्या करना है, हमें एक अनदर पॉइंट P2 चाहिए। वो P2 मैंने इस x2 के लिए जनरेट करना है, क्योंकि जैसे x10 आइट्रेशन के अंदर डेल ऐड हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर भी वो डेल की रिप्रेजेंटेशन यूज़ करवानी होगी, यानी कि यहाँ पर अभी एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट अभी रहती है। P1 से मैंने फिर P2 की तरफ मूव करवाना है। उसके लिए अब क्या करूँगा, नाउ वी फाइंड अनदर पॉइंट P2 फॉर एक्सप्लोरेशन प्रोसेस। अब ये जो मूवमेंट करवानी है मैंने इस पॉइंट के ऊपर करवानी है, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जब मैं मूवमेंट करवाऊंगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, देखें ये वाला फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ रहना है, ये वाला फर्स्ट पार्ट यानी x10 आइट्रेशन प्लस डेल, क्योंकि इसमें डेल एज अ पैरामीटर यूज़ हो रहा है बट यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसमें मैंने अब वो दो मूवमेंट करवानी है, एक फॉरवर्ड के लिए और एक बैकवर्ड के लिए। तो देखिए x10 प्लस डेल एज इट इज स्टेप था, ठीक है, जो मैंने अभी आपको अंडरस्टैंड करवाया, कॉमा x20 आइट्रेशन माइनस डेल। ये माइनस डेल इट्स मीन कि ये आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है x20 आइट्रेशन। इसी तरीके से x10 प्लस डेल कॉमा ये आपके पास एज इट इज़ है, कॉमा x20 आइट्रेशन प्लस डेल। अभी इसमें डेल ऐड हो रहा है, इट्स मीन कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप इसके एज इट इज़ हैं फॉर P2 पॉइंट के लिए, और x20 आइट्रेशन के लिए मूवमेंट में डिफरेंस हो रहा है। माइनस डेल की वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन, प्लस डेल की वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन।
उसके बाद इनकी फंक्शनल वैल्यू फाइंड करनी है। इनकी फंक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, आपने एफ फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर इंडिकेट करवा देना है। तो ये हो जाएगा एफ इंटू x1 जीरो आइट्रेशन प्लस डेल कॉमा x2 जीरो आइट्रेशन माइनस डेल, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल होगा एफ माइनस, ठीक है, ये नेगेटिव फॉर्मेशन है। ये कैसे नेगेटिव आया कि x2 जीरो आइट्रेशन में डेल क्या कर रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है, इट्स मीन कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, तो फंक्शन वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे यूज़ करवानी है। तो उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर आपने फंक्शन वैल्यू अप्लाई की, तो ये होगा एफ ऑफ x1 जीरो आइट्रेशन प्लस डेल कॉमा x2 जीरो आइट्रेशन प्लस डेल इक्वल होगा एफ पॉजिटिव, यहाँ पर डेल ऐड हो रहा है, ठीक है, x2 जीरो के अंदर, ये वाला स्टेप तो एज इट था, x2 जीरो आइट्रेशन में प्लस डेल हो रहा है, इट्स मीन एफ पॉजिटिव। और फिर ये जो आपके पास P1 पॉइंट था, ये आपके पास एज इट इज़ ही रहेगा, ये आपके पास फंक्शन वैल्यू है। तो एफ ऑफ x1 जीरो प्लस डेल कॉमा x2 जीरो इक्वल होगा एफ यानी फंक्शनल वैल्यू। और उसके बाद आपने वही प्रोसेस फिर अगेन रिपीट करना है, जैसे आपने फॉर x1 के लिए फॉर्मेशन बनाई थी, x1 जीरो फॉर्मेशन के लिए, फॉर अब x2 जीरो आइट्रेशन के लिए भी वही बातें हम रिपीट कर रहे हैं। तो एफ मिनिमम जो फंक्शन वैल्यू मिनिमम इक्वल मिनिमम आपने सेलेक्ट करना होगा एक सेट फॉर्मेशन में एफ कॉमा एफ नेगेटिव कॉमा एफ पॉजिटिव फॉर्मेशन का सेट जनरेट होगा। अब आपने आफ्टर दिस इस पॉइंट के बाद जब आप फंक्शन वैल्यू गेट करवाओगे तो आपके पास फिर सिलेक्ट करना होता है फंक्शन वैल्यू को। आफ्टर डैट वी हैव टू सिलेक्ट मिनिमम फंक्शन वैल्यू एट x1 जीरो आइट्रेशन प्लस डेल कॉमा x2 जीरो आइट्रेशन माइनस डेल, और x1 जीरो आइट्रेशन प्लस डेल कॉमा x2 जीरो आइट्रेशन प्लस डेल, यानी कि आपने मिनिमम फंक्शन वैल्यू को सिलेक्ट करना है, वो यहाँ इसमें से होगा या फिर वो इस पॉइंट में से होगा, ठीक है। वो जो मिनिमम फंक्शन वैल्यू आपने सेलेक्ट करना है, सपोज डैट वो मिनिमम फंक्शन वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव फॉर्मेशन के लिहाज से, यानी डेल पॉजिटिव, ये तो एज इट इज स्टेप था। यहाँ पर हम x2 जीरो आइट्रेशन के लिहाज से बात कर रहे हैं, डेल इसमें पॉजिटिव हो रहा है, बस प्रीवियस आइट्रेशन में भी डेल पॉजिटिव सेलेक्ट किया था और इसे में भी हमने डेल पॉजिटिव, ये प्रीवियस आइट्रेशन के लिहाज से उसकी मूवमेंट हो रही है। तो प्रीवियस आइट्रेशन में जो कंट्रोलिंग कन्वर्जेंस डेल यूज़ होगा, अगर वो डेल पॉजिटिव लिया है तो नेक्स्ट उसकी आइट्रेशन में भी डेल पॉजिटिव ही यूज़ होगा। अगर डेल नेगेटिव लिया है मिनिमम फंक्शन वैल्यू के लिहाज से, तो आफ्टर दिस आपको वो नेगेटिव ही मिलेगा। तो ये देखें, सपोज डैट अवर मिनिमम फंक्शन वैल्यू इज़ एट x1 जीरो प्लस डेल कॉमा x2 जीरो प्लस डेल, यानी कि ये आपके पास प्लस डेल इसके अंदर ऐड हो रहा है और ये फॉरवर्डली है, ये प्रीवियस आइट्रेशन में ये भी फॉरवर्डली था। तो देन P2, ये हमारे पास जो पॉइंट होगा इसको हम P2 का नेम दे लेंगे। तो P2 इक्वल हो जाएगा x1 जीरो प्लस डेल कॉमा x2 जीरो प्लस डेल, यानी ये वाला जो पॉइंट P2 बन गया। अब हमने इसकी करनी है मूवमेंट। अब हम इसको जब मूवमेंट करवाएंगे तो ये हमारे पास x जीरो आइट्रेशन, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास प्रीवियस आइट्रेशन में जो P1 पॉइंट था ये कुछ इस अंदाज में मूव किया था, ठीक है ना, यानी कि प्लस डेल ऐड हुआ था, इट्स मीन वो फॉरवर्ड मूव किया। अब P2 से वो देखें x2 पॉइंट की तरफ जाना है, यानी कि इस पॉइंट की तरफ जाना है। P2 पॉइंट के अंदर देखें ना x2 जीरो आइट्रेशन में डेल ऐड हो रहा है, तो प्लस डेल की वजह से ये क्या होगा, डेल की वजह से ये फॉरवर्ड मूव करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन लेगा, यानी यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट करवा रही। x1 के लिए हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होती है और x2 के लिए हमारे पास वर्टिकली डायरेक्शन की मूवमेंट होती है, यानी कि x1 कंटेन हॉरिजॉन्टली एक्सिस एंड x2 कंटेन वर्टिकली एक्सिस फॉर्मेशन, और इस तरह ये पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। अब ये हमारे पास एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो गई हुई है। टू वेरिएबल कंटेन थे, उसके लिहाज से डेल उसके साथ अटैच्ड हो गया है और उसको कंट्रोलिंग कन्वर्जेंस करवा रहा है, ये हमारे पास एक्सप्लोरेशन हो जाएगी। ये एक्सप्लोरेशन कैसे, अब हमने इसको डिफाइन कर दिया, x जीरो आइट्रेशन से वो P1 पॉइंट की तरफ गया और P1 से वो फिर P2 पॉइंट की तरफ गया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टली फॉर्मेशन एंड वर्टिकली फॉर्मेशन। आफ्टर दिस आवर एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट इज़ कंप्लीट। जब हम इस पॉइंट को इस तरह इंडिकेट करवा देंगे एक्सप्लोरेशन के लिहाज से, यानी कि पहले इस पॉइंट की तरफ रीच किया, फिर उसके बाद इस पॉइंट की तरफ रीच किया, ठीक है, यानी कि x0 जीरो से P1 से वो P2, देन हमारे पास एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दिस आपने पैटर्न सर्च मूवमेंट की तरफ जाना होता है। अब पैटर्न सर्च मूवमेंट क्या होगा, इसमें आपने फॉर्मूला यूज़ करना होता है। अब इसमें फॉर्मूला जो है वो कुछ इस अंदाज में है, x पैटर्न यानी कि xp, इसकी जो आइट्रेशंस हैं k+1 इक्वल होगा x रेज़ टू पावर kth आइट्रेशन माइनस x रेज़ टू पावर k-1 आइट्रेशन
प्लस एक्स रेज टू पावर के था आइटरेशन, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट होगा। अब इसमें क्या किया है स्टेप में, ये वाला जो एक्स रेज टू पावर के था आइटरेशन है ये 2 टाइम्स आ रहा है, इनको आप ऐड कर लेंगे, यानी कि इनको जब ऐड किया तो ये हो जाएगा 2x रेज टू पावर के आइटरेशन माइनस ये वाला स्टेप एज इट इज आ गया एक्स रेज टू पावर के माइनस 1। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है पैटर्न सर्च मेथड का रिलेशन, जो इसकी मूवमेंट होगी इसके अकॉर्डिंग इसकी आइटरेशन परफॉर्म होगी पैटर्न सर्च के अंदर। इसको जस्ट आप मैथमेटिकली फॉर्मेशन के अंदर सोल्व कर रहे होते हैं पैटर्न फॉर्म को, बट एक्सप्लोरेटिव प्रोसेस को आप मूवमेंट करवा रहे होते हैं और साथ साथ उसकी इंडिकेशन फिगर के साथ बताना होता है। इन द एंड वी हैव टू सी दैट करंट पॉइंट xc मीन करंट पॉइंट एंड न्यू पॉइंट x न्यू, ये हमारे पास न्यू पॉइंट होगा। ये हमारे पास आखिर पे आपने जब कह लेंगे फॉर्मूला ये अपना पैटर्न सर्च का यूज़ कर लिया और उससे पहले आपने एक्सप्लोरेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, तो फाइनली आपके पास ये कुछ स्टेप्स होती हैं जो अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने की कन्वर्जेंस करवाएंगे, कंप्लीट प्रोसेस फिनिश करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपने करंट पॉइंट और न्यू पॉइंट को सीन करना होता है, और जब आप सीन कर लेंगे अगर ये केस इस तरह का जनरेट हो जाए वहाँ पे इफ़ एक्स करंट पॉइंट इक्वल हो जाएगा एक्स न्यू पॉइंट के, और इनकी फंक्शन वैल्यू के लिहाज से उनका रिजल्ट सेम ही आएगा। जब पॉइंट सेम है तो इट्स मीन उनके फंक्शन वैल्यू भी सेम ही आएंगे। कह लेंगे एक्स सी इक्वल हो जाए एक्स न्यू के, तो देन क्या होगा, देन वी विल रिड्यूस द स्टेप साइज पैरामीटर एज। तो आपने क्या करना है, जब आपके पास ये रिजल्ट इस तरह का बन जाए कि ये दोनों इक्वेलेंट हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो फिर आपने अपने स्टेप साइज पैरामीटर को रिड्यूस कर देना है, ठीक है। रिड्यूस करने से क्या होगा कि उसकी जो पैरामीटराइजेशन होगी वो हाफ हो जाएगी, यानी कि डेल इक्वल डेल बाय 2। तो इतना करने के बाद आपके पास जो नॉर्म साइज होगा वो आपके पास रीच करना चाहिए एप्सिलॉन के लिए, यानी टॉलरेंस को आपने शो करना है ताकि स्टॉपिंग क्राइटेरिया को वहाँ पे शो करना होगा। अगर नॉर्म यानी कि जो आपके पास स्टेप साइज पैरामीटर का जो नॉर्म है लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाए, तो आपके पास हुक सर्च मेथड जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा। तो कह लेंगे लिखा हुआ है दिस प्रोसेस विल बी मेंटेन्ड टिल प्रोसेस रीच एज, कहता है कि जो ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू होगा जब तक आपके पास ये प्रोसेस ना बन जाए, यानी ये प्रोसेस बनेगा तो आप अपने टर्मिनेशन प्रोसेस की तरफ रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो आफ्टर दिस वी रीच्ड अवर टर्मिनेशन प्रोसेस, यानी कि आपके पास डेल का जो नॉर्म होगा लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन शो होने के बाद ये प्रोसेस टोटली कंप्लीट हो जाएगा और आप टर्मिनेशन को अवेल्ड कर जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक हर स्टेप्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम बनता है तो एनी स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने जो स्टेप्स हैं उनको अच्छी तरीके से आइडियलाइज़ करना है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।